एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट की थी और वहां पे हमने प्रिपरेटरी फेज, प्री ऑफ फेज हमने खत्म कर दिया था। उसके बाद हमने देखा था फेट ऑफ एनएडीएच क्या होता है। फेट ऑफ एनएडीएच में हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के शटल सिस्टम काम करते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, जिसमें हमने मैलेट एस्पार्टेट शटल का यूज देखा था और उसके थ्रू हमने देखा था कि किस तरह से मैलेट एस्पार्टेट शटल एनएडीएच के ट्रांसपोर्टेशन में जरूरी होता है। और वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से एनएडीएच जब मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू जाता है तो कॉम्प्लेक्स 1 का भी यूटिलाइजेशन होता है, जिसके थ्रू हमें अल्टीमेटली क्या 7 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, और आज के इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल किस तरह से काम करता है और जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल यूज होगा तो किस तरह से एटीपी के चेंज में, एटीपी के काउंट में वेरिएशन आएगा। मतलब अल्टीमेटली अब हमारे पास कितने एटीपी मिलेंगे? 5 एटीपी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम करता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। क्लियर? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अब होता क्या है, ये शटल काम कहाँ पे करता है? शटल का मतलब आप सभी समझ ही गए होंगे। NaDH क्या होता है? इम्परमिएबल होता है, तो उसको ले जाने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं शटल, है ना। अब होता क्या है, आपने एक चीज देखी होगी, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये यहाँ पे एक इंटरकन्वर्जेबल रिएक्शन होती है प्रिपरेटरी फेज में, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या तो फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी कई लोग बोलते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या होता है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में ये चीजें होती हैं कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक, तो इस होता क्या है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उस टाइम जो एक बार अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया तो उसके बाद अगर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनना होता है तो कुछ साइटोसोलिक और मैट्रिक्स को मिला करके कुछ रिएक्शन होती है जिसके थ्रू एटीपी के चेंज में वेरिएशन आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो होगा क्या, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में जब कन्वर्ट होगा, ओके, तो सपोज ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो इस समय ये होता क्या, एक आपका NaDH को यूटिलाइज करता है, एक NaDH को ये यूटिलाइज कर लेता है। ओके, एक NaDH ये क्या करेगा? यूटिलाइज कर लेगा। देन 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, अगर इसे वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को अगर वापस से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बनना होगा तो क्या होगा? सबसे पहले ये यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे जाएगा। ठीक है, तो अगर इसे वापस से बनना है तब ये क्या होगा? इसका सिस्टम कैसे रेगुलेट होता है? देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन में गया, ये यहां से पास होते हुए ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गई, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का रीजन हो गया, है ना, ये मैट्रिक्स का रीजन हो गया, मैट्रिक्स। ठीक, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पे है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, ये भी आपका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब होगा क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पे आ गया, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक, यहाँ पे आ गया, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन पे एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? अब होगा क्या, जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ आएगा तो एट द सेम टाइम क्या होगा, ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये वापस से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा
एंड ये वापस से फिर जाके क्या होगा, साइटोसोल में आ जाएगा। क्लियर? तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट वापस से आ गया, मीन्स कि इसी तरह से ये कन्वर्जन चलती रहेगी। क्लियर? लेकिन जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम एक और रिएक्शन हो रही है कि FADH2 जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, FADH2 जनरेट हो जा रहा है। ठीक, FADH2 जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये FADH2 हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। टोटल 5 तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। टोटल 5 तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है, ओके, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो NADH को यूटिलाइज करता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होते हैं वो NADH को यूटिलाइज करता है। किसको यूटिलाइज करता है? NADH को। ओके, और कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो होता है वो FADH2 को यूटिलाइज करता है। कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो होगा वो FADH2 को यूटिलाइज होगा। क्लियर ये बात? तो मतलब इसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स FADH2 ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्या किया इसने, नेग्लेक्ट कर दिया। तो मुझे बताइए कि जब ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को नेग्लेक्ट कर दिया तो पहले एक क्या हो रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे तो 4 हाइड्रोजन की पंपिंग हो रही थी। 4 हाइड्रोजन की पंपिंग हो रही थी, और हमें पता है कि 4 हाइड्रोजन की पंपिंग से नेट 1 ATP बनती है। और इस तरह से हमने क्या देखा था, प्रीवियस वाले मैलेट एस्पार्टेट शटल के केस में क्या देखा था कि 4 हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से पास हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स थर्ड से पास हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से पास हो रहे हैं। तो 4 4 8 2 10 यानी कि टोटल 2.5 ATP बन रहे थे। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, FADH2 जो है कॉम्प्लेक्स 1 को नेग्लेक्ट कर दे रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड से गुजर रहा है। कॉम्प्लेक्स सेकेंड से तो हाइड्रोजन पंपिंग होती नहीं है, तो बचे कौन कौन से, कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ बचे। कॉम्प्लेक्स थर्ड से 4 हाइड्रोजन पंप हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ से 2 हाइड्रोजन पंप हो रहा है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन पंप हो गए, 6 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं। अब 6 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं तो हमें पता है कि जो हमारा कितना 2.5 ATP जो बनते हैं वो कितने से, 10 हाइड्रोजन से पंप होते हैं। तो अगर हमारे पास 6 हाइड्रोजन है तो फिर जाके कितने बनेंगे, 1.5 ATP बनेंगे। क्लियर हुआ? चलिए इसको हम कैलकुलेटेड फॉर्म में देखते हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लिसरॉलडिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और जब वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरॉलडिहाइड को कन्वर्ट करना हो तो ये इनर मेम्ब्रेन पे जाता है और वहां से इसका कन्वर्जन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ग्लिसरॉलडिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस, it will releases the FADH2 which is utilized further in the electron transport chain system from the complex to, okay, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसका कैलकुलेशन हम यहीं पे कर देते हैं हल्का सा। ठीक है, यहीं पे हम कैलकुलेट कर देते हैं। हमारा यहाँ पे कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड यूज हो रहा है। ओके, कॉम्प्लेक्स सेकेंड कितना हाइड्रोजन पंप करता है, हाइड्रोजन पंपिंग की बात करें तो एक भी हाइड्रोजन पंप नहीं करता। कॉम्प्लेक्स अगर थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड हमारा 4 हाइड्रोजन पंप करता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स फोर्थ की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ तो ये भी कितने, 2 हाइड्रोजन पंप करता है। तो इस तरह से टोटल कितने हाइड्रोजन पंप हो गए, 6 हाइड्रोजन पंप हो गए, है ना। 6 हाइड्रोजन की पंपिंग हो गई। क्लियर? और हमें पता है कि इसको मिटाना ही पड़ेगा हमें। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, ओके फाइन। तो इसको हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए इसे फिर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पोर्शन, कैलकुलेशन ऑफ नेट एटीपी इन ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल। क्लियर? तो बेसिकली कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रहे थे इसमें, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ।
फिफ्थ को हम यूजुअली काउंट नहीं करते क्योंकि उसका काम केवल एटीपी प्रोडक्शन का है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड से अगर हाइड्रोजन पंपिंग की बात करें, H प्लस पंपिंग की बात करें, तो कितने H प्लस पंप हो रहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेकेंड से एक भी पंप हाइड्रोजन पंप नहीं होता है। सेकेंड थर्ड से जब देखेंगे तो थर्ड से हमारे 4 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं, ठीक है। और फिफ्थ से हम देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग कितने, 4 और 2 6 हाइड्रोजन पंप हो रहे हैं। हमें क्या पता है कि एक एटीपी बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की पंपिंग चाहिए, 4 हाइड्रोजन की पंपिंग चाहिए। तो अगर इसलिए हमें कितना 6 हाइड्रोजन से कितना मिलेगा, हमें 1.5 एटीपी मिलेगा। क्लियर, 6 हाइड्रोजन से हमें कितना 1.5 एटीपी मिलेगा। तो कुल मिला के 6 हाइड्रोजन कहां से आया, एक FADH2 से आया। एक FADH2 इक्वल टू 6 कितना, एक FADH2 इक्वल टू 1.5 एटीपी है ना। तो अगर 2 FADH2 होगा तो कितना होगा, 2 FADH2 होगा तो कितना होगा 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 एटीपी बन गए। क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई। हमारे पास टोटल 2 FADH2 जनरेट होते हैं है ना, जिस तरह से 2 NADH उस तरह से 2 FADH2 है ना। तो एक जब दे रहा है 1.5 तो 2 देगा कितना, 3 एटीपी। और हमने क्या देखा था ग्लाइकोलिसिस के टाइम, क्या हो रहा था, 2 एटीपी ऑलरेडी बना हुआ था। तो अब बारी आती है फिर से नेट गेन की, है ना, नेट गेन। तो नेट गेन क्या हो जाएगा, 2 एटीपी जो था वो ग्लाइकोलिसिस का था, और यहाँ पे कितना 3 एटीपी जो था वो शटल का था, है ना, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का था। तो 3 2 5 एटीपी। तो आपको समझ में आया कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जब काम करेगा तो फिर कितने एटीपी बनेंगे, 5 बनेंगे। मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करेगा तब कितने बनेंगे, 7 एटीपी बनेंगे। और जब केवल हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे। ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नेट गेन जो एटीपी का हो रहा है किस बेसिस पे हम बताते हैं। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन और उसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि कोई कमी आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम वहां पे आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन करा देंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।